So we are starting with the next chapter, transformation of axis. So ये सेम है जैसे आप 2D में किया था हमने. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस कैन बी डन इन टू वेज. फर्स्ट इज शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड द सेकेंड इज रोटेशन द एक्सिस थ्रू सम एंगल थीटा. सो फर्स्ट केस है ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला. सो आर्टिकल आप पढ़ लेना एक बार. मैं सिर्फ रिजल्ट पे आ रही हूँ सीधा. That to find the transformed equation of a surface when the origin is changed to FGH. So if the new origin is FGH, the axes remaining parallel to their original directions, then x is equal to x plus x dash, x is equal to x dash plus f, y is equal to y dash plus g, and z is equal to z dash plus h. And to express in the reverse way, x dash is equal to x minus f, y dash is y minus g and z dash is z minus h. तो ये सेम है रिजल्ट जो हमने 2D में किया था. FGH is the new origin. X, y, z are the coordinates of the point with respect to the old axis, and x dash, y dash, z dash refer to the points with respect to the new axis. So if corollary 2 पढ़ रही हूँ. If equation is transformed by changing the origin, the axis remaining parallel their original direction, the coefficients of the second term remain unaltered. तो वो आपको पता है ए बी सी जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से सेम रहता है. एंड आपको ये भी पता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम तब करते हैं जब हमने फर्स्ट डिग्री टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है. सो नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन. सो ये आर्टिकल 2 आप चाहो तो अपने लिए पढ़ सकते हो. सो जस्ट गिव इट अ रीडिंग इफ़ यू वांट. आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट. सो आर्टिकल आप पढ़ लेना. आपने पढ़ना होगा. अगर आपको प्रोजेक्शंस वगैरह क्लियर हैं सारी तो ये आर्टिकल आपको समझ आ जाएगा. अदरवाइज़ यहाँ पे ये आर्टिकल समझाना थोड़ा सा मुश्किल है. सो आई एम जस्ट कमिंग टू द रिजल्ट दैट ओके. रिजल्ट करने से पहले देखो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में क्या होगा आपको पता है. आप 3 डिमेंशन में हम स्लोप की जगह डायरेक्शन को साइंस को लेते हैं. सो इफ़ एक्स ये एक्स वाई जेड आर द ओरिजिनल एक्सिस एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आर द एक्सिस ऑब्टेन्ड आफ्टर द रोटेशन. सो हमने ले लिया ये जो एक्स डैश है इसकी डायरेक्शन को साइंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ये देखो L1, M1, N1. So with respect to the old axis XYZ, direction cosines of x dash are L1, M1 and N1. Similarly, ये y dash new axis है. Y dash axis, एक मिनट. This is y dash axis. So इसकी direction cosines are L2, M2, N2 with respect to the old X, Y and Z axis. And similarly, this is the new Z dash. So, इसकी direction cosines are L3, M3 and N3 with respect to the original axis or old axis. So, if these are the direction cosines of the new axis with respect to the old, then we write X is equal to L1 X dash plus L2 Y dash plus L3 Z dash. Y is equal to M1 X dash plus M2 Y dash plus M3 Z dash, and Z is equal to N1 X dash plus N2 Y dash plus N3 Z dash. On the other hand, अगर आपको new axis in terms of old लिखने होते हैं तो हम लिखते हैं X dash is equal to L1 M1 L1 X plus M1 Y plus N1 Z. Y dash is equal to L2 X plus M2 Y plus N2 Z. And Z dash is equal to L3X plus M3Y plus N3Z. So ये टेबल आप लर्न कर सकते हो इसका. ये एक्स वाई जेड आर द ओल्ड एक्सिस, दीज आर द न्यू एक्सिस. देन एक्स को हमने क्या लिखना है L1 एक्स डैश प्लस L2 वाई डैश प्लस L3 जेड डैश. ये आ गया. सो सिमिलरली वाई को लिखेंगे M1 एक्स डैश प्लस M2 वाई डैश प्लस M3 जेड डैश. एंड ये z आ गया N1 एक्स डैश प्लस M2 आना था यहाँ. सॉरी N2 वाई डैश प्लस N3 z डैश. सो ये टेबल आपने लर्न कर लेना है. इस टेबल के हेल्प से आप ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू या न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड दोनों लिख सकते हो.
नेक्स्ट है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस. सो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज़ नथिंग बट जो हम 2D करके आए थे, तो अब क्योंकि जेड एक्सिस सेम रहेगा, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किया रोटेट, तो जब हम 2 डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना के और ये न्यू एक्स एक्सिस ये न्यू वाई एक्सिस करते थे, तो जेड एक्सिस वॉज द सेम इन बोथ द केसेस. सो जेड एक्सिस वॉज अनऑल्टर्ड. तो वो यही वाला केस था रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस का. सो देखो आंसर भी, रिजल्ट भी जो आएगा इसका वो सेम ही आएगा. x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा. ये गलती, हाँ इस आर्टिकल में ना गलती है. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट. सो ये आर्टिकल आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लेना, बट ये हमने सारा जो उसमें किया था लास्ट ईयर किया था ये वही है. तो ठीक है, ये इनका आंसर आ गया. सो उसी आंसर की हेल्प से इन्होंने ये टेबल बना दिया है, तो ये टेबल आप लर्न कर लेना. क्या हो गया? सो ये टेबल आपने लर्न कर लेना, आपको आता है ये टेबल. सो उसके बाद वो बोल रहे हैं प्रूव दैट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज अनऑल्टर्ड बाय एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस. ये भी आपको पता है रिजल्ट. देन रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ये भी आप अपने +1 +2 में पढ़ के आए हो, फिर भी एक रिवीजन करनी है, तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए. दैट इफ़ L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, देन समेशन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज़ 1. सिमिलरली L2 के लिए, सिमिलरली L3 के लिए. तो ये रिजल्ट होता है. दूसरा, इनके प्रोडक्ट्स L2 L3 M2 M3 plus N2 N3 is 0. Thirdly, L1 square plus L2 square plus L3 square is also equal to 1. So M1 N1 plus M2 N2 plus M3 N3 is also equal to 0. So these are the results for the direction cosines of 3 mutually perpendicular lines. Further, they are saying that if these are the direction cosines of 3 mutually perpendicular lines, then this determinant is equal to plus minus 1. ठीक है. सो ये इन्होंने प्रूव किया. इसको एक बार ही आपने रीडिंग दे देनी है. इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट. फर्स्ट एग्जांपल पढ़ रही हूँ मैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स 1 2 3 -1 -4 0 रेफर टू पैरेलल एक्सिस थ्रू -2 -3 -4. सो अब इसमें देखो कुछ भी नया नहीं है, वही सारा कुछ है. आपके पास -2 -3 -4 इज़ द न्यू ओरिजिन. सो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एफ, वाई इज वाई डैश प्लस जी, जेड इज जेड डैश प्लस एच. सो ये एफ जी एच की वैल्यूज़ लिख के ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई. सो अब आपको इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि सो x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3 जब आप इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट x डैश y डैश z डैश. सिमिलरली ये x y z पुट करेंगे तो यू विल गेट द न्यू पॉइंट्स. सेकेंड है फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द सर्फेस हुज इक्वेशन इज दिस थ्रू द पॉइंट 2 1 3. तो अब अगर ओरिजिन 2 1 3 पे शिफ्ट हो गया, सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हैं आपके पास. सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये सब्सटीट्यूशंस कर दोगे इसमें, तो दिस इज़ द न्यू इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन. देन एग्जाम्पल नंबर 3, रोटेट द इक्वेशन टू द फॉर्म इन विच द लीनियर टर्म्स आर एब्सेंट. तो इसमें अब आपको लीनियर टर्म्स को एलिमिनेट करना है, क्योंकि तो आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी कर सकते थे क्वेश्चन को, और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो. लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू x1 y1 z1. If x dash y dash z dash are new coordinates of the point x y z, then ये हमें ट्रांसफॉर्मेशंस पता है. ये ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे आप तो ये आ जाएगा. इसमें लीनियर डिग्री टर्म्स जैसे कि x डैश का कोफिशिएंट, y डैश का और z डैश के कोफिशिएंट को आप 0 करोगे. इनको सॉल्व करके आपके पास x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी. सो रिड्यूस करना है क्योंकि, तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू हम वापस इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे.
and hence this is the new transformed equation in which linear terms are absent. Next example 4, find the transformed equation of the surface referred to axis through the same origin and having direction numbers. So अब आपको न्यू जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनकी डायरेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं. रिमेंबर हमने जो रिजल्ट किए हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए किए हैं. तो डायरेक्शन रेशो से आपको डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं निकालने. ये 2 2 1 अगर डायरेक्शन रेशो है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इसका अंडर रूट. सो 4 2 8 प्लस 1 9 का अंडर रूट इज़ 3. तो अगर हम इस पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे तो नाउ दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस. सो इसीलिए अगर हमें डायरेक्शन नंबर्स पता होते हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. ठीक है. सो हमारे पास ये आगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द न्यू एक्सिस, ये तीनों डायरेक्शन नंबर्स को डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कर लिया. अब हमें पता है रिजल्ट्स x इज इक्वल टू L1 x डैश प्लस L2 y डैश प्लस L3 z डैश. ये आपको पता है ये क्या है. ये है L1 M1 और N1 ये वाले. दीज आर L2 M2 एंड N2 और ये है आपके पास L3 M3 और N3. सो इनको यूज़ करके आप ट्रांसफॉर्मेशंस निकालोगे ये वाली और फिर ये XYZ की वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे. सो जब आपने इसमें सब्सटीट्यूट किया सो दिस इज़ द न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो रिमेंबर उसमें उन्होंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालने के लिए बोला है. ऐसा कुछ नहीं बोला कि मिक्स्ड टर्म्स एलिमिनेट करनी है कि नहीं करनी. सो दैट इज़ वाई हमारे आंसर में भी अगेन मिक्स्ड टर्म्स आ रही हैं. हमें सिर्फ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी थी आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्सिस. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. अब इसमें एलिमिनेट करना है आपको मिक्स्ड टर्म्स को फ्रॉम द इक्वेशन बाय सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस. ऑल्सो गिव द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द न्यू एक्सिस. सो अब इस देखो इस क्वेश्चन में क्या है. आपको जो इक्वेशन दी हुई है इसमें मिक्स्ड टर्म है कहीं पे. मिक्स्ड टर्म आएगी अगर मैं ये स्क्वायर ओपन करूँगी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx यानी कि मिक्स्ड टर्म्स आएंगी. ऐसे ही इसको ओपन करने से मिक्स्ड टर्म आएगी, ऐसे ही इसको ओपन करने से मिक्स्ड टर्म आएगी. तो क्या कर रहे हैं हम. मैं क्या कर रही हूँ x माइनस वाई प्लस जेड को ही कैपिटल X पुट कर देती हूँ तो मिक्स्ड टर्म नहीं आएगी. लेकिन जब मैं कैपिटल X को सब्सटीट्यूट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड एक्सिस हमारे पास जो रिलेशन है उसमें इनके जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे क्या आता है L1 M1 और N1. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होनी चाहिए ना कि डायरेक्शन रेशोस. सो इसीलिए हमने क्या किया. देखो अभी x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट है 1. तो ये डायरेक्शन नंबर्स हैं. अब 1 की स्क्वायर 1 फिर इसकी 1 की स्क्वायर 1 फिर इस 1 की स्क्वायर 1 सो अंडर रूट 3. तो यानी कि मैंने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दिया. सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ये देखो x माइनस वाई प्लस जेड ओवर अंडर रूट 3 को इन्होंने x डैश पुट किया है. सिमिलरली x प्लस वाई प्लस 0z है तो ओवर अंडर रूट 2 को y डैश पुट कर दिया. x माइनस वाई माइनस 2z इसके साथ 1 प्लस 4 दैट इज़ अंडर रूट 6 से डिवाइड करके ये z डैश पुट कर दिया. सो एक बार आपको ये मिल गए. अब आपने क्या कर देना है ये वैल्यूज़ यहाँ पे ये देखो x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ये न्यू इक्वेशन आ गई इन विच देर इज़ नो मिक्स्ड. अब आपको फाइंड करने थे डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस ही है. देखो L1 M1 N1 क्या आ गए यहाँ से 1/√3 क्योंकि इसमें हम न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड यूज़ कर रहे हैं. तो जो हमारे पास न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड का रिलेशन था वो था x डैश इज इक्वल टू L1x प्लस M1y प्लस N1z. सो क्योंकि ये न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड है तो ये L1 M1 N1 ही देगा हमें. यहाँ से आ गया L2 M2 N2 और यहाँ से आ गया L3 M3 N3. So if the axes are rotated to set of axes having the direction cosines this, then the given equation becomes this, which is having
no mixed term. Next is example number 6. So example number 6 क्या है? Let OA, OB, OC be three mutually perpendicular lines through the origin whose direction cosines are this. If OA is equal to OB is equal to OC is equal to A. So ये ना क्या होता है, आपके पास ये 3D में एक कॉन्सेप्ट होता है. Let us suppose that this is OA. This A point is in space. देखने में ये अभी XY प्लेन में लग रहा है, बट एक्चुअली ये पॉइंट स्पेस में है. और आपको पता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन A है, और आपकी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी पता है, L1, M1, N1. देन प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन X एक्सिस जब हम फाइंड करेंगे, तो अब उसके लिए प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप वैसे तो प्लस 2 में डिटेल में पढ़ के आए हो, या तो आप वहाँ से उसको रिवाइज कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा प्रोजेक्शन कैसे निकाली है. नहीं तो आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो कि सिंस OA इज इक्वल टू A एंड L1, M1, N1 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OA, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? L1A, M1A, N1A. सिमिलरली OB इज इक्वल टू A एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OB, तो ये B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. OC इज A, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OC, तो ये C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब क्वेश्चन क्या है? लेट OA, OB, OC बी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स थ्रू द रीजन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस. इफ OA, OB, OC इज इक्वल टू A, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC. तो अब आपको ABC पॉइंट्स पता है और आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है. तो उन्होंने ले लिया लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी UX प्लस VY प्लस WZ प्लस D इक्वल टू 0. सिंस द प्लेन इज पासिंग थ्रू ABC पॉइंट्स, ये आ गया 2, 3, 4. अब आपको करना क्या है? UVW निकालना है. सो UVW निकालने के लिए वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो V और W को एलिमिनेट करेंगे हम इन तीनों में से. सो V और W को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को L1 से, सेकंड इक्वेशन को L2 और थर्ड इक्वेशन को L3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो आपके पास A कॉमन आ गया, AU कॉमन आ गया, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस AV कॉमन आ गया, L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 प्लस AW कॉमन आ गया, L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 प्लस D कॉमन आके L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू 0. सो क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है हमें क्वेश्चन में, सो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी 0 होता है और ये प्रोडक्ट भी 0 होता है, तो ये दोनों टर्म्स गई. सो यहाँ से U की वैल्यू मिल गई. सिमिलरली अगर मैं इन तीनों को M1, M2, M3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगी तो मुझे V की वैल्यू मिल जाएगी, एंड सिमिलरली W की. ये UV WD की वैल्यू जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है इन्होंने, ये देखो ये सब्सटीट्यूट की, तो D जो है वो थ्रू आउट कॉमन आके कैंसिल हो गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC. सो बाकी आप अपने हाथ से जब इसको खुद करके देखोगे तो कैलकुलेशंस आपको तभी समझ आएंगी. अब यहाँ पे इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2B. इफ OA, OB, OC are mutually perpendicular lines through the origin and their direction cosines are L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3. If OA is A, OB is B, OC is C, then find the equation of the sphere OABC. सो ये देखो ये सेम कॉन्सेप्ट जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AL1, AM1 और AN1. B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे BL2, BM2, BN3, सॉरी BN2. C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे CL3, CM3 एंड CN3. तो अब जब आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो यू कैन ईजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू OABC. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2B जो आपका डाउट था. सो अब ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल 6 इनवेरिएंस. सो आपकी बुक में ये जो इनवेरिएंस का टॉपिक है ये भी हमने 2D के लिए पूरा डिटेल में किया था कि इफ़ दिस इज़ द इक्वेशन
if this is the equation transformed by any change of rectangular axis, the expression a plus b plus c, जिसको हम ट्रेस बोलते हैं, the expression capital A plus b plus c. कैपिटल A plus b plus c क्या होता है कि जब मैं ये डिटर्मिनेंट लिखती हूँ, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट याद है, हमने याद किया था ए बी सी एफ जी एच, यहीं से ही आया ये ए बी सी एफ जी एच. सो दिस डिटर्मिनेंट से जब हम a का आप फैक्टर निकालोगे, को फैक्टर, तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर. ऐसे ही b का माइनर निकालोगे, एक मिनट, यहाँ पे जब आप b का माइनर निकालोगे इस वाले b का, तो ए सी माइनस जी स्क्वायर, और कैपिटल C का माइनर निकालोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो ट्रेस a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल A प्लस बी प्लस सी एज वेल एज दिस डिटर्मिनेंट d रिमेन्स अनऑल्टर्ड. तो ये पूरा आर्टिकल 6 इसी से रिलेटेड है. जस्ट गिव इट ए रीडिंग. तो आपने एक बार इसको पढ़ लेना है. ये इन्होंने दिया है रिमेन अनऑल्टर्ड. सो आर्टिकल 7 है शो दैट फॉर द एक्सप्रेशन द क्वांटिटीज. अब आर्टिकल 6 में इन्होंने जो इक्वेशन ली थी वो होमोजीनियस इक्वेशन ली है ऑफ सेकेंड डिग्री. आर्टिकल 7 में इन्होंने पूरी की पूरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन ली है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y प्लस 2u(x) प्लस 2v(y) प्लस 2w(z) प्लस d. सो इसके लिए अगेन दे आर सेइंग द क्वांटिटीज ट्रेस स्मॉल t, a प्लस b प्लस c, द क्वांटिटी कैपिटल T, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, देन डेल्टा एंड कैपिटल फाई. They all remain invariant under shifting of origin as well as the reflection means rotation of axis. So इस आर्टिकल को भी just give it a reading for you should know the concept as such. पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं आता, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सारा पता होना चाहिए. तो मैं ये कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आर्टिकल 6 एज वेल एज आर्टिकल 7, ये पूरा आर्टिकल 7 चल रहा है, इसको आपने अपने आप एक रीडिंग देनी है. Then first example is by change of origin through the same origin. This equation transforms to alpha x square plus beta y square plus gamma z square. Prove that alpha, beta, gamma are the roots of this cubic. So they are saying कि here the expression here this equation is transformed to this. We know that a plus b plus c, capital A plus b plus c, जब आप कैपिटल A प्लस b प्लस c करते हो तो वो ये बन जाता है. एज वेल एज d, दे रिमेन अनऑल्टर्ड. सो a प्लस b प्लस c इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. देन कैपिटल A प्लस b प्लस c इज दिस. ये आ गई आपकी यहाँ से, और ये आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से. ठीक है. सो ये ज़ीरो हो गए. तो अब ये इसका मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी प्लस सी. नाउ दैट मीन्स समेशन अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं हम इसको. अब कैपिटल D इस वाली इक्वेशन के लिए तो ये बन रहा है यहाँ तक. सॉरी एक मिनट, ठीक से बताते हैं. ये जो कैपिटल D निकाला है इन्होंने ए बी सी प्लस ये इस इक्वेशन के लिए. इस इक्वेशन के लिए जब निकालेंगे कैपिटल D तो ए बी सी तो अल्फ़ा बीटा गामा है. देखो एफ ज़ीरो है इस वाली इक्वेशन में, जी भी ज़ीरो है और एच भी ज़ीरो है, तो ये कैपिटल D बन गया. तो यहाँ से स्मॉल अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई D. नाउ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. लैम्डा की टर्म्स में ये इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स प्रूव करने हैं. सो लैम्डा माइनस अल्फ़ा इंटू लैम्डा माइनस बीटा इंटू लैम्डा माइनस गामा इक्वल टू ज़ीरो. इसको जब सॉल्व करके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी, ये निकाली थी, ये ए प्लस बी प्लस सी. देन दिस वाज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा बीटा गामा. सो ये वैल्यू जब सब्सटीट्यूट की हैं, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बट जस्ट गिव इट अ रीडिंग. सो इसके साथ ही आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वाला चैप्टर ख़त्म हो गया. सो इसकी एक्सरसाइज आपने करनी है.
and then next topic we will start in the next lecture.